नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स बाय विजय। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं वेव एंड ऑसिलेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये यूपी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, ईएमआरएस जैसी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग शुरू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इस टॉपिक से एक भी नंबर आपका मिस ना हो। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, द ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर wire produces 5 beats per second. The beats frequency does not change if length of wire is changed to 21 centimeter. What will be frequency of tuning fork? तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सोनोमीटर वायर है। क्या है? एक सोनोमीटर वायर। ठीक, तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सोनोमीटर वायर है। और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? वाइब्रेट करा रहे हैं। तो जब इसकी लेंथ है L1 मान लेते हैं लेंथ है, ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F1 है 5 बीट्स पर सेकंड। 5 बीट्स पर सेकंड। ठीक है। द बीट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, reduces 5 beats per second। हाँ, the beats frequency does not change if length of wire is changed to 21 सेंटीमीटर। मतलब अब सेकंड केस में क्या कर दिया गया है, लेंथ को 21 सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक है। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क? तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो समझिए बात को ध्यान से। अगर 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी या तो 5 बढ़ जाएगी या 5 घट जाएगी। तो काम करते हैं हम लोग, इस बात को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, कि F1 मान लेते हैं हमारे पास है कितना, ये है आपके पास F-5 है। और F2 मान लेते हैं कितना है, वो है F+5। क्लियर है? कितना है? F+5 है। आपसे पूछ रहा है ये फ्रीक्वेंसी एफ कितनी है एक्चुअली। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़े हैं सोनोमीटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू, ये आता है प्लस पी अपान, यहाँ पे आता है 2 एल अंडर रूट टी बाई एन। समझ लीजिए हर एक चीज को। पी जो है ये नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्या है? नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है। नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? जैसे फर्स्ट मोड में है तो पी वैल्यू 1, सेकंड मोड में है तो पी वैल्यू 2, थर्ड मोड है पी वैल्यू 3 रखना। ठीक है। लेंथ क्या है ये, एल क्या है, ये लेंथ ऑफ वायर है। लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है ये चीजें? पी क्या है? टेंशन इन वायर। टेंशन इन वायर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम क्या है, तो ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। कभी कभी इसे हम लोग लीनियर मास डेंसिटी ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लीनियर मास डेंसिटी। तो ध्यान से देखो, इस सिचुएशन में ना तो पी चेंज हो रहा है, ना टी चेंज हो रहा है, ना एम चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एल के कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं F1 L1 दिस इज इक्वल टू F2 L2। ठीक है। देखो F1 हमारे पास कितना है, F-5। L1 कितना है, तो बोलोगे सर ये तो 20 सेंटीमीटर। F2 कितना है, तो बोलोगे सर ये तो F+5 है। और L2 कितना है, तो बोलोगे सर ये 21। इसी को सॉल्व करके हमको F निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 20F माइनस 100, और ये हो जाएगा 21F, और ये हो जाएगा 105। क्लियर है? अब अगर हम लोग इसको इस साइड लेके जाएं तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 205 हर्ट्ज। क्लियर है? हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 205 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर, 205। ठीक है, 205 क्या हो गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी एकदम करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम करेक्ट। क्लियर है सब? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द ट्रांसवर्स वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस स्ट्रिंग हुज इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ये ऐसे बंधी है, कोई स्ट्रिंग है, वो क्या कर रही है, दो एंड पर इस तरह से मान लेते हैं बंधी है ऐसे, ठीक है, और इसमें वो क्या कर रहा है, वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग, और वो जो वेव है उसका इक्वेशन दिया गया है। उस वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.021, ठीक है, साइन, और यहाँ पर है आपके पास x प्लस 30t। क्लियर? इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 kg पर मीटर, इसका मतलब छुटका m दिया है, ये क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, और ये दिया है 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और ये क्या है, केजी पर मीटर। क्लियर है? तो टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको बताना है टेंशन कितना हुआ स्ट्रिंग में। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको मालूम है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास अंडर रूट टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम। क्लियर है? और v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, ये आपके पास आता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। क्लियर है? और ओमेगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और के भी निकाल सकते हैं। तो देखो, जब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.021 साइन, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 30t। ठीक है, और कंपेयर करें किसको, y इज इक्वल टू a साइन, और यहाँ लिख देते हैं के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्लियर है? तो देखो यहाँ से के कितना आ गया, के आ गया 1, और ओमेगा आ गया कितना, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपके पास 30/1, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि बताइए टेंशन कितना होगा। देखो टेंशन हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो t हमारे पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर मतलब 9, ये हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू m, m मतलब कितना, 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आता है, और दो जीरो से ये कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.117 न्यूटन। क्लियर है? ठीक, तो अगर हम लोग देखें तुम्हारा आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे, तो आंसर नंबर क्या है, बी एकदम करेक्ट है। आंसर नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ये क्लियर हो रहा है एकदम से? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एन आर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स प्रोड्यूसेस। कह रहा है अगर कोई आर्गन पाइप हो और वो दोनों एंड्स पर ओपन है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवलिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, या ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव। तो पहले हम आर्गन पाइप को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो आर्गन पाइप एक ऐसा पाइप है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, और एक चीज ध्यान रखना, आर्गन पाइप में क्या होता है, लेंथ काफी ज्यादा होती है और उसकी डायमीटर बहुत कम होता है। जैसे ये हमारे पास हम लोग अगर बोले, ये क्या है, एक आर्गन पाइप, क्या है, आर्गन पाइप, फिर क्या हो अंदर, बस ये हॉलो हो, क्या हो अंदर, हॉलो हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एक साइड क्लोज हो इसमें, ठीक है, या फिर दोनों साइड हो। क्लियर? बट इसकी लेंथ क्या हो चाहिए, इसके डायमीटर कंपेयर में काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आर्गन पाइप एक तरह से ये पाइप है जिससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें उसकी लेंथ उसके डायमीटर के कंपेयर में काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बांसुरी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक तरह से आर्गन पाइप है। देखो आर्गन पाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन आर्गन पाइप, और एक होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप। ओपन आर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन रहते हैं,
और क्लोज्ड आर्गन पाइप में क्या होता है, एक साइड क्लोज्ड रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड में दोनों क्लोज नहीं रहते, एक साइड क्लोज रहते हैं। और ओपन में दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ध्यान से समझो, अगर हम इस पाइप में क्या करते हैं, जब फूंक मारते हैं, इसमें एक क्या होती है, वेव इस तरह से सुपर इम्पोज करके बनती है। ठीक है। होता क्या है, जब हम यहाँ से वेव को फूंक मारते हैं तो यहाँ से रिटर्न होकर कुछ वेव वेव रिटर्न आती है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, उनके उनके करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी का हमें क्या होता है, साउंड को सुनाई देता है। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान रखो कि जब हमारे पास क्या होता है, चाहे ओपन आर्गन पाइप है, क्लोज्ड आर्गन पाइप हो, दोनों में क्या होता है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब स्टेशनरी वेव तो प्रोड्यूस होती है, अब वो कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी। तो ध्यान से पहले समझो, उसमें हम लोग को क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। जैसे आप लोग क्या करो, पेन का निब लो, पेन का निब लेकर के आप क्या करो, ऐसे फूंक मारते हो। जैसे मान लो ये हम लोग क्या किए, पेन का क्या कर लिए, ठीक, कैप निकाल लिया, और निकालने के बाद इसमें अगर फूंक मारते हैं तो क्या होगा, हमको साउंड सुनाई देगा। तो हमारे लिए क्या है, आर्गन पाइप। जैसे हम फूंक मारे इसमें, देखो ये क्या है, ये हमारे पास एक आर्गन पाइप है। तो हम जब फूंक मार रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ से वेव जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस साइड से फिर से रिटर्न आती है। ठीक। तो साउंड गया, रिटर्न होके फिर से आया, तो एक उससे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आर्गन पाइप हो गया। तो अब आर्गन पाइप में क्या होता है कि हमारे हमारे पास वैसा स्टेशनरी वेव बनेगी। अब स्टेशनरी में पूछना है, कौन सी स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल की लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स। आप ध्यान रखो, जो हमारे पास साउंड है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसका मतलब क्या होगा, कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव क्या होती है, प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक। तो आर्गन पाइप में अगर बोथ एंड्स ओपन हो या क्लोज्ड हो तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, स्टेशनरी वेव हमेशा प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, अगर आपके पास कोई स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, उसमें क्या होता है, पूछ रहा है, ओनली इवन हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड, नाइदर इवन नॉर ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे कई चीजें आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। ये मान लेते हैं आपके पास क्या है, कि एक रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ऐसे दूसरे सपोर्ट के बीच में बांध दिया है। ठीक। और आपने किया क्या, इस वायर को ऐसे खींच के छोड़ दिए तो क्या करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है तो उसमें से साउंड निकलता है। क्या निकलता है, साउंड निकलता है। ठीक। अगर ध्यान से रखो कि अगर हम इसको खींच के छोड़ रहे हैं और कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर ये बीच में ऐसे करके बेंड हो जा रहा है तो इसे बोलेंगे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। कई चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पहले। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से शेप में वायर मुड़ जा रहा है, कुछ इस तरह से शेप में अगर वायर मुड़ जा रहा है ऐसे करके, इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। इसी तरह से जैसे आगे शेप बनेंगे उनको हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते जाते हैं। ठीक। अगर इसमें वायर की लेंथ एल हो, वायर में टेंशन टी हो, टेंशन कितना हो, टी हो, ठीक है, और वायर का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास स्मॉल एम हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है एफ इज इक्वल टू पी बाई टू एल अंडर रूट पी बाई एम। इसमें पी क्या है, पी है नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। जैसे हम लोग इस केस की बात करें, पहले वाले केस में, तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक? अगर हम लोग क्या करें, इस वाले केस की बात करें तो पी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग देख क्या रहे हैं ध्यान से, कि अगर पी की वैल्यू 1 है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम उसे एफ नॉट बोल दें तो ये क्या हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से थोड़ी बातों को समझना है। ठीक? अगर हम पी की वैल्यू 2 रख दें,
तो देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी वो दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, या तो इसे हम ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओवरटोन बोलेंगे। या फिर क्या बोलते हैं? सेकंड हार्मोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड हार्मोनिक्स। थोड़ी बात को समझो। हार्मोनिक्स का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ नॉट है। उसका ये कितने गुना है? दो गुना है। तो दो गुना है तो सेकंड हार्मोनिक हुआ। ठीक। पहली फ्रीक्वेंसी को सिर्फ हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इस तरह से। जैसे अगर हम पी की वैल्यू 3 ले लें, 3 ले लेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट का मतलब होता है कि ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, या फिर क्या हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक्स। अब थर्ड हार्मोनिक्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये 3 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। इसी तरह से हम पी की वैल्यू 4 ले लें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4f0। 4f0 को बोलेंगे कितना? थर्ड ओवरटोन। क्योंकि पहला वाला तो क्या बन गया है? पहला वाला बन गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या फिर क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको फोर्थ हार्मोनिक्स। फोर्थ हार्मोनिक्स। आप हार्मोनिक्स को ऐसे समझिए, हार्मोनिक्स अगर कभी भी डिटरमाइन करना है, आप चेक करो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स होगी उतने हम लोग क्या हो जाएगा? हार्मोनिक्स हो जाएगा। ठीक। तो ध्यान रखो, जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रिंग को खींच के ऐसे छोड़ते हैं तो वाइब्रेट ऐसे ऐसे जब करती है, उसमें देखो क्या है, ये इवन और आड दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1f0 है, 2f0 है, 3f0 है, 4f0 है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे इवन और आड दोनों हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है इवन एज वेल एज आड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। आपको उम्मीद यही करता हूँ हार्मोनिक भी समझ में आया होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन भी समझ में आया होगा, ओवरटोन भी समझ में आया होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, द वायर ऑफ 4 मीटर लेंथ इज वाइब्रेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इन 3 लूप्स। ध्यान रखिए कितने लूप्स है? 3। तो देखो ये पहली बात, इसको थोड़ा समझना है, 3 लूप्स का क्या मतलब हुआ। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर। देखो अभी हम लोगों ने बात किया है कि देखो जो हमारे पास आया था फ्रीक्वेंसी, वो कितना आया था? वो आया था p/2l अंडर रूट p बाई एम। 3 लूप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ इस तरह का वाइब्रेशन है। समझिए बात को ध्यान से, ये कुछ इस तरह का वाइब्रेशन है। ये ऐसे, ये हमारे पास वायर एक्चुअल में सीधा होता, सीधा हो क्या हो, 3 उसमें लूप बन रहे हैं। एक ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, और फिर ये ऐसे बना। देखो ये कितने लूप बन गए? ये 3 लूप हमारे पास बन गए। ठीक है, ये जो गोले गोले बन रहे हैं ये क्या है? तीनों लूप। इसका मतलब पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है। पी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, ये क्या है? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्या है? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये बोल सकते हो आप। और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ दिया गया है कितना? 300 हर्ट्ज दिया। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि, हाँ, और लेंथ दिया गया है कितना? लेंथ दिया गया है 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कितनी होगी। आपको बताना है वी कितना होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी बाई एम। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू p/2l इंटू वी। क्लियर है ये बातें? ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? v कितना होगा? तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं f इंटू 2l/p। ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करें तो है 300। ठीक है। 2, और लेंथ की बात करें कितना है? 4 मीटर। और मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना है? 3। अगर हम लोग कैंसिल करें यहाँ से तो कितना हो जाएगा? देखो अगर हम लोग कैंसिल करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा आपके पास 3, और यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। कुछ तो गड़बड़ हुआ नहीं है? चेक कर लो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज ही है। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ, बाकी चीजें तो हमारे हिसाब से सारी चीजें सही हैं। तो ये हमारे पास जो वी आ रहा है वो तो आ रहा है 800 मीटर प्रति सेकंड।
बट ऐसा ऑप्शन में तो है नहीं। तो या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, या तो हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ठीक है, एक बार चेक करिएगा इसमें, बाकी सारी चीजें तो हमने अपनी तरफ सही किया है। एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर सही फार्मूले लगाए हैं। और ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू पी अपान टू एल इंटू ये। और ये हो जाएगा 2L की वैल्यू 4 मीटर दिया ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये 800 मीटर पर सेकंड आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, 800 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, बाकी चीजों को आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो an open organ pipe of length 33 centimeter vibrates in resonance with frequency of 1000 hertz। ठीक है, एक ओपन आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ है 33 सेंटीमीटर, इन रेजोनेंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी इज। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ओपन आर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। ओपन आर्गन पाइप में ये आता है आपके पास V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ये V कितना दिया है 300, 2, और L कितना दिया है 33 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 0.33। ठीक है, ये 330 दिया है, क्या दिया है 330, तो सही कर लेते हैं हम लोग। ये आपके पास 330 है। ठीक है, ये 330 है। देखो हम लोग कैंसिल करें यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा। ये देखो 33 से 33 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 1000 बटे 2, दैट इज कितना हो जाएगा 500 हर्ट्ज हो जाएगा। 500 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। अभी देखो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं ओपन आर्गन पाइप में, वो या तो एफ होगी, या फिर 2F होगी, या फिर 3F होगी, या फिर 4F होगी, इस तरह से होगी। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 है, तो ये हो सकता है 500 हो, या फिर हो सकता है 1000 हर्ट्ज, या फिर कितना हो 1500 हर्ट्ज हो, या फिर कितना हो, ये हो 2000 हर्ट्ज। कुछ इस तरह से होंगी। ठीक, अब अगर कह रहा है कि अगर वो जो है 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाली है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये वाली क्या है, इसे हम लोगों ने बोला फर्स्ट ओवरटोन है। ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, या फिर सेकंड हार्मोनिक से, या फिर क्या है सेकंड हार्मोनिक से। हर एक टर्म को अच्छे से समझ लो। ये वाला क्या है हमारे पास, ये है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, या फिर इसी बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स क्यों, क्योंकि फंडामेंटल का ये 3 गुना। ये वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन, या फिर क्या बोल सकते हैं इस बात को हम लोग, फोर्थ हार्मोनिक्स। फोर्थ हार्मोनिक्स, क्लियर। देखो सवाल को समझो, इसमें कह रहा है कि अगर 1000 फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, तो ये बता दो आप कि वो कौन सा है, वो फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, क्या है, आपको यही बताना है। तो ध्यान से समझो। देखो जब 1000 सुनाई दे रहा है, तो 1000 फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो सकती है, तो फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड हार्मोनिक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप नहीं, फंडामेंटल कितनी होनी चाहिए 500 होनी चाहिए। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप बिल्कुल एकदम सही है। सेकंड ओवरटोन होता तो 1500 सुनाई देता। फोर्थ ओवरटोन होता तो कितना सुनाई देता, 2500 सुनाई देता। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा है, फर्स्ट ओवरटोन। क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। 1000 फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, a string is in a musical instrument is 50 centimeter long and its fundamental frequency is 880 hertz। है 880 हर्ट्ज है। if fundamental frequency is 1000 is to be produced, what should be length of the string is required।
अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होती है उसमें जो होता है फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है पी एफ इज इक्वल टू पी अपॉन 2 एल अंडर रूट कितना होता है टी बाई एम। ना तो टी चेंज कर रहा है, ना एम चेंज कर रहा है, ना पी चेंज कर रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग इसको लिखे तो ये कितना हो जाएगा, F1 L1 दिस इज इक्वल टू F2 L2। अब ध्यान से समझो, इसमें कह रहा है कि देखो लेंथ अगर L1 दिया है 50 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी आपको F1 मिल रही 880 हर्ट्ज पे। और अगर लेंथ आपके पास कितनी हो कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाए F2, वो हो जाए 1000। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर हम लोग निकाले यहाँ से L2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1/F2 इंटू L1। ठीक, तो ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू F1/F2 करो। F1/F2 मतलब कितना हुआ, 880 डिवाइडेड बाई F2 मतलब 1000। ठीक है, दिस इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50। तो देखो यहाँ से क्या है, दो जीरो से दो जीरो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 2। और ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो L2 आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले से लेंथ 6 सेंटीमीटर कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये होना चाहिए 44 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना होना चाहिए, 44 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी एकदम ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, द वॉइस ऑफ ए पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। मतलब ये अगर डिफरेंट व्यक्ति, अगर आप उनकी आवाज आपके कान तक आ रही है, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर जाते हो कि ये आइंस्टीन है, ये न्यूटन है, ठीक है, या फिर ये हमारे पास क्या है, ठीक, गैलीलियो है, या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी व्यक्ति हो, उनकी आवाज को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर जाते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग कुछ चीजों को पढ़े होंगे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हम लोगों ने एक पढ़ा था कि देखो लाउडनेस, क्या पढ़ा था, लाउडनेस। जो लाउडनेस होता है वो क्या होता है, साउंड के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साउंड में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो देखो लाउडनेस क्या होती है, एक एक चीजों को बारे में यहाँ क्लियर कर लो। लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है पिच। तो देखो पिच का मतलब होता है, हम लोग पिच का मतलब समझते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो समझते हैं फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हमको पिच सुनाई देगी। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ, आप मच्छरों की आवाज क्यों इतनी तीखी लगती है। ठीक है, तीखी इसलिए लगती है क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसकी पिच क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी से हम लोग, ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम एक ही फ्रीक्वेंसी, जो दोनों सोर्स हो एक ही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हो, बट उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझो, हम जिस जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं अगला व्यक्ति फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, क्वालिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि मैं विजय हूँ या फिर अगला कौन। क्लियर है, क्वालिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिफरेंस जान जाते हैं। ठीक है, कि ये फलाना व्यक्ति बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, a simple harmonic wave having amplitude A and time period capital T represented by equation y is equal to 5 sin pi t plus x meter, then the value of A and T are। तो आपके पास क्या है, कोई सिंपल हार्मोनिक वेव है, उसका इक्वेशन दिया गया है 5 sin पाई टी प्लस एक्स। आपसे पूछा है एम्पलीट्यूड बताइए और जो टाइम पीरियड है वो बताइए। तो इसको बोल सकते हैं इस तरह से, 5 sin पाई को अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई टी प्लस पाई एक्स। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ए साइन, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा के एक्स। आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू पाई आ गई, ठीक है, और के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गया आपके पास पाई आ गया। ठीक है, और ध्यान से समझो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ गया कितना, 5। बट एम्पलीट्यूड तो हमको मालूम चल गया, तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड या तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, तो ए और सी तो पता चल गया। तो टाइम पीरियड पता करिए,
टाइम पीरियड हम लोग कैसे पता करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू ये होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो 2 पाई बाई टी, दिस इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया, ओमेगा पाई दिया है। पाई से पाई कैंसिल कर दो बेटा, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास या तो क्या है, ठीक, या तो हमारे पास क्या है, ठीक, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर और मीटर जो भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम क्लियर है, हर चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज इन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज डिनोटेड बाय द इक्वेशन। आपके पास ये कोई इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ध्यान से समझना। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है फेज वेलोसिटी, दूसरा आता है ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई वेव चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पार्टिकल हैं उस किस वेलोसिटी से चलते हैं। ठीक है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दो चीजें आती हैं यहाँ वेलोसिटी में। ठीक है, एक आती है फेज वेलोसिटी, दूसरी आती है ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और दूसरी आती है क्या, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी, यहाँ पर हम सारी चीजों आपको क्लियर कर दे रहे हैं, एक एक चीजों। फेज वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वीपी, और वीपी होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के, ठीक है, ये ओमेगा है और ये क्या है, इनको डिवाइड कर देते क्या मिल जाएगा, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी होती है वीजी, ये होता है डी ओमेगा बाई डी। मतलब जो वेव के सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से चलते हैं, उस कंबाइंड वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, देखो इनमें रिलेशन भी होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसे अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में एक पीजीटी क्वेश्चन मिलना एकदम तय, स्पेशली इमारस और जीआईसी में तो पक्का मान के चलना। ठीक? तो ये होता है वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। ठीक है, थोड़ी सी और यहाँ पे हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो समझो, हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं ये कि देखो, जो हमारे पास फेज वेलोसिटी है, वो देखो क्या है, वेवलेंथ के साथ चेंज कर रही है। अगर कोई मीडियम ऐसा हो जिसमें फेज वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ चेंज ना करे, तो वीपी और वीजी दोनों इक्वल हो जाए, और इस ऐसे मीडियम को बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मीडियम डी वीपी बाई डी लैम्डा ये जीरो होता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, वीजी और वीपी दोनों सेम होते हैं, इसीलिए नॉर्मली हम लोग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं क्या, वी, ना कि वीपी ना ही वीजी। समझ में आ रही बात नहीं? और अगर ऐसा कोई मीडियम हो जिसमें क्या हो कि जो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी हो, फेज वेलोसिटी हो, वो क्या करे, लैम्डा के साथ चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। तो फॉर डिस्पर्सिव मीडियम जो डीवीपी बाई डी लैम्डा है, ये जीरो नहीं होता। तो फिर होता क्या है, या तो फिर डीवीपी बाई डी लैम्डा पॉजिटिव हो। तो जब पॉजिटिव होता है तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। ऐसी सिचुएशन में अगर डी वीपी बाई डी लैम्डा जीरो से बड़ा हो गया, तो वीजी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीपी से कम हो जाएगा। वीजी जो है वो क्या हो जाएगा, वीपी से कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। और अगर ऐसा हो जाए कि डी वीपी बाई डी लैम्डा ये लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव आ जाए, अगर निगेटिव आ गया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में जो वीजी होगा वो क्या हो जाएगा, वीपी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करिए, और इस लास्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं एनामाइलस डिस्पर्सिव मीडियम। एनामाइलस डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव। आई होप कि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यहाँ अगर ग्रुप वेलोसिटी की बात करें हम लोग,
तो ग्रुप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डी ओमेगा बाई कितना हो जाएगा, डी के। क्लियर है। फेज वेलोसिटी पूछता तो ओमेगा बाई के हो जाता। ठीक है। अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछता तो कितना हो जाता, ओमेगा ए हो जाता। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तीनों को एकदम क्लियर कर रहिए। ये वाला मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की, ये वाली फेज वेलोसिटी है वेव की, ये वाली ग्रुप वेलोसिटी है वेव की। तो देखो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स ए स्टेशनरी वेव। इसमें से कौन सा स्टेशनरी वेव को डिनोट करता है। तो स्टेशनरी वेव हम लोग पहले ही पढ़े थे कि देखो ऐसी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, प्रोपगेट करें। प्रोपगेट करके क्या करते हैं, एक ऐसी वेव बनाते हैं, ठीक है, जिसका क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो मीडियम में रुकी हुई है। उसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में हम लोग क्या देखे थे कि हमारे पास नोट्स बनते हैं और एंटी नोट्स बनते हैं। नोट्स कहाँ बनते थे, जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। और एंटी नोड्स कहाँ बनते थे, जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मैक्सिमम। हम लोगों ने वहां देखा था ये सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हम लोगों ने देखा था कि जो वेव आती है वो कितनी आती है, वो साइन और कॉस के फॉर्म में आती है। ये वाला इक्वेशन किसका है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का है। ये वाला किसका है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव का है। ध्यान से रखो, अगर हम लोग बात करें सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक वेव होगी उसके लिए इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के फॉर्म। और अगर हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करें तो कितना हो जाएगा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करूं तो कितना हो जाएगा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स के फॉर्म में। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि स्टेशनरी वेव के लिए क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव में हमेशा ध्यान रखिएगा एक साइन आएगा दूसरा कॉस आएगा। तो y इज इक्वल टू ये आ जाता है ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। ठीक है। तो ध्यान रखना है हमारे पास क्या, कि बी नंबर क्या है, एकदम करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। The equation y is equal to a sin kx minus omega t represents a progressive wave in a string. What is maximum particle velocity? देखो मिल गया ना ये चीज। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, हम लोग देखो जो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेव है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और हमें क्या चाहिए, इस वेव के जो पार्टिकल उनकी वेलोसिटी चाहिए। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं इस बात को, क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। तो ये कितना होता है, ये होता है आपके पास v इज इक्वल टू डी वाई बाई कितना होता है, डी टी। और डी वाई बाई डी टी जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको याद होगा ये आता था आपके पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। ठीक। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि बताओ ये जो v है वो मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम तब होगा जब y कम से कम हो। ठीक है। तो कम से कम y कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। फॉर v इज इक्वल टू v मैक्स, y शुड बी जीरो। ठीक। और y जीरो होने का मतलब क्या है, मीन पोजीशन हो, क्या हो, मीन पोजीशन। तो जो v मैक्सिमम आएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा एक एक। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। ठीक। आप क्या क्या समझे इस स्लाइड में, पार्टिकल वेलोसिटी, और क्या समझे, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, इनरमेस डिस्पर्सिव मीडियम, कब बीपी और वीजी हम लोग कब पढ़ते हैं, उनके रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, इन द एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग रेजोनेंस कॉलम मेथड। ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
द लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन फंडामेंटल मोड with tuning fork 0.1 meter. When this length is changed to 0.34 meter, the same tuning fork resonates with first overtone. क्लियर है? तो देखो रेजोनेंस ट्यूब में हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल बी इंड करेक्शन। तो देखो हमारे पास क्या होता है रेजोनेंस ट्यूब में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो ये रेजोनेंस ट्यूब ये होती है, उसके एक इंड क्लोज होता है, ठीक। अगर हम कह दें ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L1 है, इसमें जो वेव फॉर्म होती है, वो वेव कुछ इस तरह से ऐसे फॉर्म होती है, ऐसे करके, कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। ये ऐसे जाती है यहाँ से, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से ऐसे करके ये ऐसे फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पर जो एंटी नोट्स बनते हैं वो यहाँ नहीं बनके थोड़े से ऊपर बनते हैं, थोड़े से ऊपर बोल बनते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला तो हो गया नोट्स और यहाँ हो गया एंटी नोट्स। समझ में आ रही बात है? नोट्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोट्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो नोट्स और एंटी नोट्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा बाई 4। हमारे पास एक्चुअल में लैम्डा बाई 4 दिस इज इक्वल हो गया N1 प्लस ई के, ठीक है। हम लोग अगर लैम्डा देखें तो लैम्डा कितना हो गया, ये हो गया 4N1 प्लस ई के, ठीक है। अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ से तो कितना होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है क्लोज के लिए V अपान 4L, ठीक है, V अपान कितना 4L। एक काम करते हैं ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक। एफ लिखें तो कितना हो जाएगा V बाई लैम्डा, ठीक। तो V बाई लैम्डा का मतलब कितना हुआ, लैम्डा हमारे पास कितना है 4N1 प्लस ई, ये हो गया पहला इक्वेशन। और ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में होता है फर्स्ट ओवरटोन के साथ। फर्स्ट ओवरटोन अगर होगा हमारे लिए क्या लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 3F1 के इक्वल। 3F1 मतलब कितना हुआ 3V बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा L2 प्लस 2 के इक्वल। समझ में आ रही बातें? ठीक है। अब देखो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस मतलब क्या हुआ कि F1 F2 के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा V बाई कितना हो जाएगा 4N1 प्लस ई, दिस इज इक्वल टू 3V अपान कितना हो जाएगा 4L2 प्लस ई के। यहाँ से देखो V से V को कैंसिल करो, V से V को कैंसिल कर दो, 4 से 4 को कैंसिल कर दो, आया आपके पास कितना, ये जो आ जाएगा, ये देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से L2 प्लस ई, दिस इज इक्वल टू 3L1 प्लस 3E। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं L2 माइनस 3L1 दिस इज इक्वल टू 2E। इंड करेक्शन का हम लोग फार्मूला भी याद रखते हैं L2 माइनस 3L1 बाई कितना। आप सारी चीजों को रख के कैलकुलेशन करिए। देखिए L2 हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 0.34, और L1 कितना दिया है, L1 दिया है 0.1, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई हमारे पास देखो कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02, 0.02, ठीक है। ये कुछ आ जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से यहाँ कितना हो जाएगा, 34 में से 30 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो 0.02, इसका मतलब हमारे पास देखो सबसे क्लोज ऑप्शन यहाँ 0.024 है, यहाँ 0.025 है। ऑप्शन नंबर हमें डी एकदम करेक्ट, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ 0.02 ही आ रहा है। समझ में आ रही बात है? ठीक है। हालांकि ये हो सकता है मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक। बट तरीका यही है सॉल्व करने का। आप ध्यान रखिए, यहाँ से ये वाला एक फार्मूला होता है इंड करेक्शन का, इसको डायरेक्ट याद रखिए। डायरेक्ट याद रखेंगे तो पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of beats produced per second by two waves y1 is equal to a sine 2000 pi t and yt is equal to a sine 2010 pi t। मतलब आपसे पूछ रहा है कि ये बताना है आपको कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें एक इक्वेशन है वेव का y1 इज इक्वल टू a साइन 2000 पाई टी, और दूसरा हमारे पास है y2 इज इक्वल टू a साइन 2010 पाई टी। ध्यान से समझिए, अगर हम लोग कंपेयर करें, देखो इसमें जो हमारे पास आएगा, अगर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से हम लोग कंपेयर कर दें, पहले केस में जो ओमेगा 1 आएगा वो आ गया कितना 2005,
तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो कितना हो जाएगा 2 पाई f1। तो ये हो जाएगा कितना 2000 पाई। पाई से पाई को क्या कर दो कैंसिल कर दो, और ये f1 यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम लोग ओमेगा 2 लिखें तो ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2010 पाई। और इसको कितना लिख सकते हैं 2 पाई f2। दिस इज इक्वल टू 2010 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा f2 आ जाएगा हमारे पास कितना 1050, नहीं गलत 1005 हो जाएगा ये। ठीक है 1005। ये हर्ज आ गया। पूछ रहा है कि बताओ कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, तो नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ बीट्स दिस इज इक्वल टू होता है आपके पास f1 डिफरेंस f2 जो भी आपके पास हो। ठीक है ना, डिफरेंस का साइन लगा लो। तो ये कितना हो जाएगा 1005 माइनस 1000, ये कितना आ जाएगा 5 बीट्स पर सेकंड। 5 बीट्स पर सेकंड। एक्चुअल हम लोग पीईटी एग्जाम में यही गलती कर देते हैं वहां। हम लोग डायरेक्ट ये जो 2000 है उसमें से क्या कर 2010 को हटा के 10 लिख देते हैं। ठीक, जो कि वो क्या है गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज के उसमें। A source of unknown frequency produces X 8 beats with a source of 250 हर्ट्ज। मतलब ये समझो कि 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ कोई दूसरा सोर्स है जो 8 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी या तो 258 होगी या फिर कितना हो जाएगा 242 हर्ट्ज हो जाएगी। समझ में आ रही बात है ये। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 12 बीट्स विथ ए सोर्स ऑफ 270। अगर 270 है उसके साथ क्या कर रहा है 12 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 12 बीट्स का मतलब ये कितना हुआ, या तो इसमें से क्या करो 270 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, अगर 12 जोड़ रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 282 हर्ट्ज। 282 हर्ट्ज या फिर कितना हो जाएगा 258 हर्ट्ज। ठीक। फिर कह रहा है व्हाट विल फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सोर्स। देखो अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी सिचुएशन निकालते कैसे हैं, जो कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है दोनों में वही हमारे पास क्या होती है अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों में कॉमन क्या है 250 हर्ट्ज, 258 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम करेक्ट। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, अभी वेव एंड ऑसिलेशन से कम 2 लेक्चर आएंगे जिसमें सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और इस बार आपका सिलेक्शन सीओटी के साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, बाय बाय।